एक रात 10 मिनट में आपका एक बार फिर स्वागत है और सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा करना और उनकी इज्जत करना कितना जरूरी होता है, और साथ ही साथ कि अगर उस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो वो उस रिश्ते को टूटने के लिए कितने हद तक जिम्मेदार होते हैं वो गैप। और इसी के साथ जो आजकल का यूथ है जो नुकसान पहुंचाने की बात कर देता है कई बार, उसको आप कैसे देखेंगे? जैसे आपने सवाल पूछा तो इस पर मैं अक्सर यही टिप्पणी करता हूँ कि रिश्ता या जिंदगी आपके खाली गिलास की तरह है। अगर आप उसमें भरोसा डालेंगे तो भरोसा ही कैरी होगा, अगर आप उसके अंदर विश्वास डालेंगे, रिस्पेक्ट डालेंगे तो रिस्पेक्ट ही कैरी होगी। और यहाँ पर मैं उन सब एक्सट्रीम केसेस को छोड़ रहा हूँ, बट जनरली आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर पूरी तरह से बिना किसी बाकी चीजों को देखते हुए अगर आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी ये बनाएंगे कि मुझे भरोसा करना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है, तो इसी को ही हम कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट है आपकी क्षमता कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट दूसरे को कंफर्ट करने के लिए और दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए, और उसके लिए हमेशा आप हैं। यदि आप हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करना शुरू करेगा आपके पार्टनर को। तो कितना मर्जी वो एक्सट्रीम नेगेटिव भी हो, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो आपको बाहर आने में उतना दर्द नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और दूसरा सवाल जो आपका था कि एग्रेशन जो आज की डेट में आ रहा है, तो एग्रेशन अगर आ रहा है तो अगर आप दो तरीके हैं जो गलत हैं। एक तो अगर आप लैक ऑफ असर्टिव हो जाएं, यानी कि आप एकदम गिव इन कर दें, तो जितना आप डोमिनेबल हो जाएंगे उतना डोमिनेटर आपको डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर आप असर्टिव होंगे, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने भी कहा, प्यार से अच्छे रूप में उसे अपनाते हुए, उसे वो माहौल देते हुए कि अब तुम जो भी कर लोगे तुम कर लो, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये जो कारण है, ये रिश्ते के अंदर जो कारण थे या मेरी ये परिस्थिति है, उसको हम प्यार से जब उसको बताते हैं और बिना डरे हुए बताते हैं, उसे अपना समझते हुए बताते हैं, तब उसके पास वो स्कोप नहीं रह जाता कि वो और एग्रेशन करे। दूसरा गलत तरीका है एग्रेशन का जवाब एग्रेशन में देना। अगर आप एग्रेशन में ही जवाब दे रहे हैं तो वो अपनी कंट्रोल को और गेन करने के लिए और एग्रेसिव होगा, जो दोनों आपके लिए हानिकारक है। अगला एक सवाल ले। मेरा क्वेश्चन मल्होत्रा जी से है। मल्होत्रा जी के मतलब ये जो ब्रेकअप होते हैं इसमें परिवार किस हद तक जिम्मेदार है? कुछ हद तक है, क्योंकि हमारा यदि संदर्भ देखें समाज का तो पारिवारिक संदर्भ है। कहीं ना कहीं हम परिवार के बाकी रिश्तों को भी महत्ता देते हैं, और अक्सर होता ये है कि जब पत्नी को या पति को ये लगे कि मेरी प्राथमिकता मेरे पार्टनर की नजर में नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके मन में इनसिक्योरिटी आती है कि दूसरे रिश्ते की यदि केयर हो रही है तो कहीं ना कहीं मेरी कम केयर होगी। ये जो एक मापदंड है ये गलत है, क्योंकि हर समय तराजू रख के यदि इंसान ये देखे कि यदि पति अपनी माँ की केयर करता है तो ये मुझसे दूर जा रहा है, ये सोच गलत है, नेगेटिव सोच है। क्योंकि यदि इंसान केयरिंग है तो वह हर रिश्ते के लिए केयरिंग होगा, और ये म्यूचुअली एक्सचेंजेबल रिश्ते नहीं है। जो माँ का स्थान है वो माँ का है, जो पत्नी का है वो पत्नी का है, जो पति का है वो पति का है, जो बहन का है भाई का है, अलग अलग स्थान है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये कोई एक्सचेंजेबल स्थान नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, कई बार हम अपनी इनसिक्योरिटी में दूसरे व्यक्ति को ये कहते चले जाते हैं कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे, या उसको घर भेज देना बात बात पर, या इन लॉज को फोन करके कहना कि हमारे बस का तो है नहीं, आप ही संभालो। इस तरह की जो बातें हैं वो आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के भाव डालती हैं, जिससे रिश्ता जो है वो और टूटता है। क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो खुद पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और रिश्ता भी बिखरने लगता है। बहुत खूबसूरत बात आपने। मेरा क्वेश्चन सर्वेश जी से है कि ब्रेकअप के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है? ब्रेकअप के बाद मैंने, जैसे मैं अपनी ही बात बताऊंगी कि मैंने उस रिश्ते को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो चैप्टर क्लोज ही कर दिया, और नए सिरे से सोचा कि अपने, सबसे पहले क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, सबसे पहले मैंने सोचा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए, और उसी में ही मैं दिन रात उसी में जुनून की तरह मैं डूबी रही। तो मेरे को वो रिश्ता याद नहीं रहा, और अपने इसी को बनाने के चक्कर में आज मैं 20 साल में एक अच्छी फोटोग्राफर के रूप में हूँ। वो रिश्ता अगर हावी हो जाता तो शायद मैं ये नहीं होती, दुखी रहती फिर सारी जिंदगी आप। अगला एक सवाल ले। मेरा सवाल समीर सर से है। ऐसे मौके पर हीलिंग थेरेपी क्या होती है और गुस्से पे काबू कैसे मुमकिन है? परिवार
किस तरह की भूमिका अदा करता है। डिफरेंसेस हर दो व्यक्ति के बीच में होते हैं, भाई बहन भी काफी लड़ते हैं, पर किस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग नजरियों के बावजूद यू कैन एग्री टू डिसएग्री। हाउ बेस्ट कैन यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। परेशानी तो है, पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का होना, ये मुझे लगता है बहुत अहम है। और गुस्से की एक ऐसी अंगार है जो खुद के हाथ को भी जलाती है, दूसरे को तो जलाती ही है। और तीसरा एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि उस समय डिस्ट्रैक्ट कर लेना खुद को, अपने अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर पाना, चाहे आप तकिए पे निकालें, चाहे आप सैर करके आए, दौड़ लगा के आए, ताकि उस समय आपके अंदर जो एनर्जी है उसे आप चैनलाइज कर पाएं। और कुछ पल के लिए, क्योंकि उस समय जब आप गुस्से में हैं, आप उसी समय सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो अपने आप को दूर कर लीजिए उस सिचुएशन से, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नेगेटिव है जो दूसरे को पुट ऑफ करती है, और गुस्से के समय आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तो उस समय अपने आप को दूर करना है उस सिचुएशन से, और बाद में ठंडे दिमाग से उसे एड्रेस जरूर करना है। एक प्रकार का मनोविकार हम कहें, जहां पर कुछ ऐसी पर्सनालिटी फ्लॉज हैं और डिसऑर्डर्स हैं जहां पर आप दूसरे को दुख पहुंचाकर एक सुकून आपको महसूस होता है। आप ये सोचते हैं कि दूसरा मुझे कुछ बुरा कह ही नहीं सकता, दूसरे को आप ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, जो यदि आपका ना हुआ तो आप किसी के लायक उसे नहीं छोड़ेंगे। ये एक बीमार मानसिकता है जो बचपन से पनप रही होती है, रातों रात नहीं पनपती है, और इसके पीछे नशा भी है, इसके पीछे घर का बिखराव भी है। बचपन में यदि बहुत अधिक आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखी है, या आप खुद विक्टिम रहे हैं किसी अब्यूज के, तब भी इस तरह की आपके दिमाग में या जहन में मानसिकता पनपती है। जी पूछिए सवाल। कुछ रिश्ते चल नहीं पाते, उनके कमी दोनों की होती है, लेकिन ब्लेम एक ही पर्सन को दिया जाता है, ऐसा क्यों? दिक्कत ये है, वो इसीलिए नहीं चाह पाते हैं। पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है, आज की तारीख में वही रिश्ते निभेंगे जिसमें आप एक्सपेक्टेशन बंद कर दें। जो पति या पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं वो उसे फर्ज माने, और जो दूसरा उनके लिए कर रहा है वो उसे एहसान माने, तो रिश्ते निभ जाएंगे। आप एक्सपेक्टेशन करते हो, देना कुछ नहीं चाहते। होना ये चाहिए कि हम जो करें, हमारे पति के प्रति ये फर्ज है, हमारी पत्नी के प्रति ये फर्ज है, वो मैं कर रहा हूं। वो जो आपके प्रति करे ये कि उसका एहसान है कि उसने मेरे लिए किया, चाहे बच्चों के संदर्भ में हो, चाहे आपसे रिश्ते के संबंध में, क्योंकि रिश्ते अब रिश्ते लग गए, बहुत बनने नहीं लगे, इसलिए ये बात बहुत बढ़िया बात। वाकई। अगला एक सवाल। मेरा क्वेश्चन समीर सर से है, इससे हम कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, इससे कैसे निकला जाए? स्ट्रेस एक ऐसी मनोदशा है जो हम खुद डिफाइन करते हैं, और स्ट्रेस तो जीवन में है, हर पल है, हर क्षण है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है, किस बात से हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, और क्या हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सोच है, वही सबसे बड़ा हमारा वेपन है उस समय, जो कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक सोच को हमें तोड़ने में सहायक होता है। पॉजिटिव सोच, रैशनल थिंकिंग। कई बार हम छोटी छोटी सिचुएशंस को बहुत बढ़ा के देखते हैं, हम इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। कई बार हम खुद की एबिलिटीज को, खुद के रिसोर्सेज को अनदेखा कर देते हैं, हम मिनिमाइजेशन कहते हैं। कई बार हम ओवर जनरलाइज कर लेते हैं सिचुएशन को, छोटी सी नेगेटिव चीज को पकड़ते हैं, इशू बना लेते हैं। कई बार हम दो रूप में दुनिया को देखते हैं, या तो बहुत अच्छी या बहुत बुरी, जिसे हम डाइकोटोमस थिंकिंग कहते हैं। जब इस तरह की सोच आपके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं वो घातक सोच है, क्योंकि उसमें आप हार रहे हैं, आपको वो खुशी नहीं देती है। तो बहुत जरूरी है कि उससे पार पाना है, वहां पर चैलेंज करना है उस नेगेटिव थॉट को। जैसे सुरेंद्र जी ने शुरू में बात कही कि खुद से बात करिए, उस समय पॉजिटिव सोच के साथ उस नेगेटिव नकारात्मक सोच को तोड़िए, और ये देखिए कि मैं रिश्ते में क्या दे सकता हूं, मेरे क्या फर्ज हैं, बनस्पत इसके कि मैं क्या प्राप्त कर पा रहा हूं, मुझे दूसरा व्यक्ति क्या दे पा रहा है। मुझे लगता है एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छा डिवीजन, एक डिवीजन ऑफ लेबर परिवार में यदि है तो बहुत बढ़िया सुचारू रूप से परिवार चल सकता है। एक चीज और, अगर स्ट्रेस हो, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ या कहीं घूमने निकल जाती हूँ, तो ये सबसे पहले माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए, और कहीं कहीं जो अपने शौक है वो पूरे करने चाहिए, अपनी हॉबीज जरूर। जब स्ट्रेस हो तो एक आदमी ऐसा ढूंढो जिसे तुम स्ट्रेस दे सको। मतलब उसके ऊपर जुल्म कर दो। एक आखिरी सवाल ले। क्या वो फीलिंग्स है जिन्हें शेयर करने से हमारा वो दुख कम होता है, बट जो लोग होते हैं उसकी मजाक उड़ाते हैं? जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो आपके किसी भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर वो रिलेशन में है तो चांसेस हैं कि वो किसी और से शेयर करे भावनात्मक होकर के, चाहे वो ना भी चाहता हो शेयर करना, बट फिर भी वो कोशिश करे। तो जनरल तौर पे ये दिखा गया कि अगर आपका कोई दूर का दोस्त है जो कि कहीं कनेक्टेड नहीं है, वो आइडियल रहता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं है आपके रिश्ते में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो कि आपकी बात को अपने अंदर रख सके, समेट सके। तो ऐसा हो जो आपकी भावना को उसी रूप में देख सके, उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दे, उसे सिर्फ सुन सके, और जब वो महसूस कर सकेगा आपकी उस भावना को, तब जाकर के आपको उस सिचुएशन को या उस भावना के इर्द गिर्द और भी जो चीजें हैं उनको भी दिखा सकेगा। जैसा कि डॉक्टर मल्होत्रा ने भी कहा कि आप किसी एक चीज को मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी चीजें जो वहां पर पेरिफेरी में है उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको अपना जो सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी है उसको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो शायद कहा जाता है ना कि एक सच्चा दोस्त एक ब्लेसिंग की तरह होता है, अगर वो मिल जाए तो फिर बहुत से मसले अपने आप ही हल हो जाते हैं। एक अगला सवाल है, बिखरते रिश्तों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर? बिखरते रिश्ते को सुधारने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर रिश्ता बिखर रहा है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है। क्योंकि मैं इसी काम के लिए जीवित हूं, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इस चीज को कहूंगा, इसको आपको डीपर लेवल पर समझना होगा कि अगर वो बिखर रहा है तो ये देखिए कि क्या कारण है, देखिए कि क्या आपकी जिम्मेवारियां हैं, उसके अंदर क्या क्या रहा। ये देखिए कि जो दूसरे की पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं वो एक फैक्ट्स हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उन फैक्ट्स के साथ रहते हुए क्या आप अपना बेस्ट उस रिश्ते में दे सकते हैं, इस चीज को समझिए। क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप असर्टिवली अच्छे रूप में दूसरे के सामने रखें जिसको वो भी समझ सके, तो दोनों पास आएंगे और रिश्ता बेटर अपने आप होगा। एक आखिरी सवाल ले लेते। मेरा क्वेश्चन मुबीन मैम से है, गलतफहमियां किस हद तक जिम्मेदार हैं ब्रेकअप में? देखिए, गलतफहमियां तभी बनती हैं जब आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते, या उन्होंने ऐसा कहा, किसी की सुनी हुई बात पे आप यकीन करते हैं। हम यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज भूल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप बनती है, वहां पे हम वो नहीं कहते मार्केट में जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हैं उसके एक के साथ एक फ्री आपको नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। ये दीज आर द क्राइटेरिया। रिलेशनशिप का क्राइटेरिया बिग बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ये सब नहीं, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने अगर हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दी हैं तो उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे पहले लड़की गांव में शादी कर दी जाती थी, कुछ पता नहीं होता था, वो भी गलत था। लेकिन आज एक सेलफोन है, आप एक मिनट की बात जो है अपने घर आपको कन्वे हो रही है, बात हो रही है। अब वो आप वो देखिए कि उस एज में क्या वो उतनी मैच्योरिटी है, उस सिचुएशन को डील कर पा रही है, और हर आदमी जो आपके रिलेशनशिप में वो उसको उस नजरिए से देख रहा है। लेकिन क्रक्स चीज का ये है कि कोई भी रिलेशनशिप सेल्फिश मोटिव पे अगर बनी है, अगर वो मकान इसकी जो बुनियाद है वो स्ट्रांग नहीं है तो वो गिरेगा जरूर। लेकिन अगर बुनियाद स्ट्रांग है तो कितने भी तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी हो, वो बिल्कुल वहां पे टिका रहेगा मकान। तो बिल्कुल, अब आखिरी राय अगर मैं आप सबकी ले लूं बहुत संक्षिप्त में, कमल जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक बेस लाइन में कहना चाहूंगा, वो ये है कि लास्ट में ये रिश्ता आपका है, वो पार्टनर भी आपका है, ये रिश्ता भी आपका है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन ओनरशिप। अगर आज आप नहीं समझेंगे इस बात को तो दूसरे रिश्ते के टूटने के बाद और तीसरे रिश्ते के टूटने के बाद, हम जैसे किसी और से बात करने के बाद इस चीज को एहसास करेंगे, तो आज ही क्यों नहीं। समीर जी? मैं कहूंगा आत्मचिंतन, आत्ममंथन, अपनी दिशा और कहीं ना कहीं दूसरे का साथ, उसको समझने का प्रयास, उसे एक इंसानी नजर से देखने की कोशिश। सर्वेश जी? मुझे लगता है जियो और जीने दो, खुद भी जियो और जियो। बहुत अच्छी बात। मुबीन? देखिए, ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, जिंदगी का ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो रिलेशनशिप आपको दुख है, उस दुख के साथ आप जी रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी को नए सिरे से शुरू करिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए। सुरेंद्र जी, अंत में? मैं तो एक ही बात अंत में ये कहना चाहूंगा कि जिस रिश्ते में भी जो भी ब्रेकअप होता है उसमें आप एक ही चीज का निर्णय लें कि गलती आपकी है, दूसरे की गलती नहीं है। अपनी गलती सुधार दोगे तो मेरे ख्याल से वो भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। दूसरों में गलती निकालने की वजह से रिश्ते टूटते हैं। अपनी गलती सुधारना शुरू कर दो। ब्रेकअप के बाद जिंदगी? ब्रेकअप के बाद जिंदगी ब्रेक थोड़ी हुई है, एक रिश्ता ब्रेक हुआ है, उसको जिंदगी ब्रेक में। बहुत बढ़िया बात। यहाँ ये कहना बेहद जरूरी है कि जिन लोगों के रिश्ते चल नहीं पाते हैं या जम नहीं पाते हैं तो वहाँ हमेशा उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं है।
कई बार वाकई पूरी कोशिशों के बाद भी रिश्ते निभ नहीं पाते, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। और जब कभी भी ये रिश्ते टूट जाएं तो उस वक्त गमगीन या निराशा का भाव ना पनपने दें, बल्कि पूरी मैच्योरिटी के साथ अलग हो। अपने आप से प्यार करें, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग जरूर करें। वैसे भी जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज तो नहीं है, कांटे लाजमी है और उन कांटों की चुभन में ही जिंदगी का असली लुत्फ है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जिंदगी की किताब है, ये जिंदगी की क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं एक जानलेवा अजाब है। मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आपका शुक्रिया, ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे हम एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रोपिक